स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पाठशाला 24 में। तो दोस्तों, कई वीडियो अपन ने पिछली क्लासेज में पढ़ी है, तो उसी क्रम में आज की वीडियो हमारी होगी जो कि खनिज पाठशाला 24। मैं एक बार फिर से आप सभी का पाठशाला 24 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है खनिज तत्व। पिछली कई वीडियो में हमने बात की थी जनरल साइंस की कुछ बेसिक चीजें हमने बात की थी, और उसके बाद में हमने पोषक पदार्थों की बात की थी, और पोषक पदार्थों में कुछ पोषक पदार्थ की हमने बात कर ली थी पिछली वीडियो में, जिसमें हमने जल के बारे में बताया था, और उसके बाद में हमने बात की थी विटामिन की। तो सारे के सारे विटामिन मैंने पिछली कई सारी वीडियोज में बता दिया है ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, सारे के सारे विटामिन जो है ट्रिक के माध्यम से अच्छी तरीके से हमने पढ़ लिए हैं। और आज की जो हमारी मुख्य क्लास है वो है खनिज तत्व के ऊपर। खनिज तत्व हम सब देखेंगे सारे के सारे कहाँ से मिलते हैं हमें, और किस तरीके से इनकी खोज हुई, और क्या क्या इनसे बीमारियां होने के चांसेस हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा बोर्ड पे खनिज तत्व, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो खनिज वर्ड है, शब्द है, ये बना कहां से है। खनिज शब्द खनि प्लस ज से बना है। खनि प्लस ज से बना है, अर्थात इसका अर्थ होता है खान से उत्पन्न। खान से उत्पन्न अर्थ क्या होता है? खान से उत्पन्न। और जो खान है इसका संस्कृत में, जो खनि है इसको संस्कृत में इसका मतलब होता है खान। इसका क्या मतलब होता है? खान होता है। अब हम बात करते हैं आगे कुछ पॉइंट की कि खनिज आखिर में कहते किसे हैं। तो वे पदार्थ जो मिट्टी से, वे पदार्थ जो मिट्टी से, फलों व मिट्टी से फलों व अनाज द्वारा, वे पदार्थ जो मिट्टी से, फलों व अनाज द्वारा तथा जल द्वारा प्राप्त होते हैं, जल द्वारा प्राप्त होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं खनिज तत्व। आगे हम बात करते हैं खनिज तत्व एक प्रकार के अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कैसे होते हैं? अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनसे हमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है। ऊर्जा नहीं मिलती है, किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है। तो आपको ये चीजें, बेसिक चीजें ध्यान रखनी है। और यह हमारे शरीर में, देखो आगे बढ़ते हैं अपन कि यह हमारे शरीर के अंदर क्या काम करते हैं। तो एक एक चीज हम पढ़ेंगे डिटेल से। तो हमारे शरीर में शारीरिक व मानसिक विकास में सहायक होते हैं। यह हमारे शरीर के अंदर शारीरिक व मानसिक विकास में सहायक, शारीरिक व मानसिक विकास में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। आगे हम बात करते हैं इनकी कुल संख्या। इनकी कुल संख्या 29 होती है। कितनी होती है? 29 होती है। आगे हम बात करते हैं उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर इनको दो भागों में बांटा जाता है, एक तो दीर्घ मात्रिक, एक सूक्ष्म मात्रिक। ठीक है, उपयोगिता के आधार पर दो भाग। कितने भाग? दो भाग। पहला है आपके दीर्घ मात्रिक, और दूसरा है आपके सूक्ष्म मात्रिक। सूक्ष्म मात्रिक, दीर्घ मात्रिक हम बोलते हैं ऐसा भोजन या वे खनिज जिनकी आवश्यकता प्रतिदिन 100 मिलीग्राम से अधिक हो। 100 मिलीग्राम से अधिक हो, और जिनकी आवश्यकता हमें प्रतिदिन 100 मिलीग्राम से कम हो। ठीक है, बिल्कुल सूक्ष्म कम हो तो उसे हम बोलते हैं सूक्ष्म मात्रिक खनिज तत्व। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे
हम बात करते हैं कि दीर्घ मात्रिक खनिज तत्व कितने होते हैं। तो दीर्घ मात्रिक खनिज तत्व आपके 11 होते हैं संख्या में। कितने होते हैं? 11 होते हैं। आगे बात कर लेते हैं कि कौन कौन से हैं ये। देखो सबसे पहले नंबर पे आपके जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सोडियम। दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। 6 नंबर पे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे क्लोरीन, और 7 नंबर पे है सल्फर, 8 नंबर पे है पोटेशियम, और 9 नंबर पे है कैल्शियम, और 10 नंबर पे है आपके फॉस्फोरस। ठीक है, 11 नंबर पे है आपके पास में मैग्नीशियम। ठीक है, ध्यान रखना सूक्ष्म दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, क्लोरीन, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस एंड मैग्नीशियम। ठीक है, उसके बाद में आने वाले सारे के सारे क्या है? सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है। जैसे कि मैं बात करूं आपसे कि आपके पास आ जाएगा आयरन, लोहा 13, 14 नंबर पे आ जाएगा आपके पास में फास्फोरस। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे हैं, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट की बात यहाँ पे आपसे करूंगा जो कि मुख्यतः एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं कि शरीर में खनिज तत्वों की मात्रा का क्रम। शरीर में खनिज तत्वों की मात्रा का क्रम। देखो शरीर में खनिज तत्वों की मात्रा का क्रम ध्यान रखना है आपको। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। देखो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, उससे कम कार्बन, फिर उससे कम हाइड्रोजन और फिर नाइट्रोजन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो सबसे ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है ऑक्सीजन, जो कि 65% होता है। उसके बाद में होता है 18% कार्बन, उसके बाद में हाइड्रोजन होता है आपके पास 10%, और उसके बाद में नाइट्रोजन होता है आपके पास में 5%। ठीक है, सबसे कम आपकी क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। ठीक है, 5 से या 3%, 3 से 5% ये होता है आपके। ये क्रम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, ये सारे के सारे अपन नोट में बात कर लेंगे। ये फर्स्ट नोट हो गया। सेकंड नोट की अगर बात करें तो पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली नाइट्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है। ठीक है, दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नोट नंबर 4 की। नोट नंबर 4 क्या है कि दोनों का ऊपरी आवरण जो दांत होते हैं, 4 नंबर पे दांतों का ऊपरी आवरण किसका बना होता है? एनिमल का बना होता है। सबसे हमारी बॉडी के अंदर सबसे कठोर पदार्थ है तो वो है एनिमल। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं अपन 5वें नोट नंबर 5 की, जो कि आपके दांत व हड्डियां किससे बनी होती है? दांत व हड्डियां कैल्शियम व फास्फोरस से बनी होती है। किससे बनी होती है? कैल्शियम व फास्फोरस से बनी होती है। ठीक है, अतः इन्हें हड्डी का खाद भी बोला जाता है। हड्डी का खाद क्या बोला जाता है? इन्हें हड्डी का खाद बोला जाता है, कैल्शियम व फास्फोरस को। 6 नंबर पे अगर अपन बात करें तो फास्फोरस जो है अंधेरे में चमकता है। कहाँ चमकता है? अंधेरे में चमकता है। ठीक है, 7 नंबर पे बात करें आपसे कि कैल्शियम आयन की उपस्थिति में रक्त का थक्का बनता है। जो कैल्शियम +2 है, इसकी उपस्थिति में क्या बनता है? रक्त का थक्का। जैसे कि मैंने विटामिन के तो बताया था, विटामिन के की कमी से कौन सा क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है 2 से 8 मिनट के अंदर। जबकि यहाँ पे कैल्शियम आयन जो है रक्त का थक्का बनाने का काम करता है। 8 नंबर पे देखते हैं अपन, तो पौधों में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक जो होता है ना, हरित लवक में मैग्नीशियम +2 आयन होता है। मैग्नीशियम +2 आयन की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है, जहां पे क्या होता है? एंजाइम सक्रिय, जो कि क्या करता है? ये जो मैग्नीशियम है ये एंजाइमों को सक्रिय करता है। नेक्स्ट आपसे बात करते हैं कि जो आपके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ये किस तरीके से होती है।
तो 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, प्लस 12 मॉलिक्यूल्स होते हैं जल के। उसके बाद में रिएक्शन होती है ये आपके हरित लवक के ग्रेना पार्ट में। कहाँ पे होती है? हरित लवक के ग्रेना भाग में। ठीक है, ग्रेना भाग में होती है, और ये दिन में होती है जब प्रकाश, सूर्य का प्रकाश यहाँ पे पड़ रहा होता है। तो यहाँ से आपके पास में क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा और जल बनेगा। ठीक है, ग्लूकोज बनेगा C6H12O6। ठीक है, उसके बाद में आपके पास में 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के बनेंगे, प्लस 6 मॉलिक्यूल्स जल के बनेंगे। 6 मॉलिक्यूल्स किसके बनेंगे? जल के बनेंगे। प्लस आपके पास में क्या बनेगी? यहाँ पे ऊर्जा बनेगी। ठीक है, क्या बनेगी? ऊर्जा बनेगी। आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट नोट की, कि जो आपके प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है, ये एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी, या आप कह सकते हो ऊष्माक्षेपी 2 प्रकार की होती है। तो एक जो आपने पढ़ रखी होगी ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। तो आपकी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ये एक प्रकार की ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीकरण, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलती है, इसीलिए इस अभिक्रिया को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती हो। देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है और इसकी डेफिनेशन क्या होती है। जिसमें ऑक्सीजन का तो योग हो और हाइड्रोजन का निष्कासन हो, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और जिसमें ऑक्सीजन का निष्कासन हो और हाइड्रोजन का योग हो, उसे हम बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। आगे अपन बात करते हैं कि सोडियम की। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक खनिज धातु है जिसका नाम बहुत ही अच्छा है, प्यारा है, जिसका सेवन आप डेली करते हो। ठीक है, सोडियम। यह है आपके सोडियम, जिसका लैटिन नाम है, लैटिन नाम नेट्रियम। लैटिन नाम क्या है? नेट्रियम। ठीक है, लैटिन नाम क्या है यहाँ पे? नेट्रियम है। स्रोत की अगर इसके बात करें अपन, स्रोत कौन कौन से हैं, तो स्रोत यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में दूध, अंडा, दूध हो गया, अंडा हो गया, मछली हो गया, मछली। उसके बाद में क्या हो गया आपके पास में? मछली हो गया, सामान्य नमक हो गया, जो नमक अपन खाते हैं, सामान्य नमक। उसके बाद में समुद्री शैवाल हो गए, समुद्री शैवाल। इन सब चीजों को खाने पे आपको क्या मिलेगा? सोडियम मिलेगा। क्या मिलेगा? सोडियम मिलेगा। अगर अपन कार्य की बात करें तो यहां से कार्य आपके पास आ जाएगा तंत्रिकीय आवेग का संचरण करना, तंत्रिकीय आवेग का संचरण करना। दूसरी अगर अपन बात करें कार्य की, तो यहाँ पे मांसपेशियों के संकुचन में सहायक, मांसपेशियों के संकुचन में सहायक, मांसपेशियों के संकुचन में सहायक। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे बात करें अगर अपन, तो शरीर में विद्युत अपघटन, शरीर में विद्युत अपघटन व संतुलन बनाए रखने का काम इसका होता है। विद्युत अपघटन व संतुलन बनाए रखने का काम इसका होता है। उसके बाद में बात करें अगर आपसे कि नमक जो खाते हैं उसके बीपी क्या होता है? ज्यादा होता है, बीपी हाई होता है। तो नमक जब नहीं खाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं तो बॉडी में अम्ल व क्षार की मात्रा पर नियंत्रण। बॉडी में या शरीर में अम्ल व क्षार की मात्रा पर नियंत्रण, अम्ल व क्षार की मात्रा पर नियंत्रण भी ये करता है। अगर मान लो कमी हो जाए तो क्या होगा? देखो ये सारे के सारे मैंने बता दिया आपको। अगर कमी हो जाए, इस सोडियम की कमी हो जाए तो क्या होगा? तो कमी होने पे आपके बीपी क्या हो जाएगा? बीपी लो हो जाएगा, बीपी लो हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में मांसपेशियों में ऐंठन आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी मांसपेशियों में? तो अगर मान लो सोडियम की मात्रा कम खाएं तो मांसपेशियों में क्या आ जाएगी? मांसपेशियों में ऐंठन।
ठीक है, मांसपेशियों में ऐंठन आ जाएगी। आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट खनिज तत्व की, और नेक्स्ट खनिज तत्व आपका है पोटेशियम। पोटेशियम की बात करते हैं आपसे। पोटेशियम ये भी बहुत ही मुख्य है। देखो, आपके नमक बनाने में जो आपके सोडियम है वो काम आता है, ठीक है, नमक में जो सोडियम होता है वही होता है, और आपके जो पेट होता है, जो अमाशय होता है, उसके अंदर HCl होता है, तो HCl भी सोडियम के कारण ही बन पाता है वहां पे, ठीक है, तो ध्यान रखना है ये चीज आपको। और आगे अपन बात करते हैं पोटेशियम की। तो पोटेशियम है आपका, इसके अगर सबसे पहले अपन स्रोत देखें तो स्रोत सभी खाद्य पदार्थों में ये मिलता है आपको, सभी खाद्य पदार्थों में, सभी खाद्य पदार्थों में, सभी खाद्य पदार्थों में मिलता है। आगे अगर अपन इसका कार्य देखें तो कार्य सबसे पहला है आपका कोशिकाओं की विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण, कोशिकाओं की विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करना। दूसरे नंबर पे बात करें तो तंत्रिकाओं से जो आवेग निकलते हैं, आवेग का संचरण, तंत्रिकी आवेग का संचरण। थर्ड नंबर पे बात करें अगर अपन आपसे तो मांसपेशियों में संकुचन, ठीक है, मांसपेशियों में संकुचन। फोर्थ नंबर पे बात करें आपसे तो फोर्थ नंबर पे आपका हो जाएगा भैया शरीर का वैद्युत अपघटन करना, ठीक है, शरीर में वैद्युत अपघटन की क्रिया करना तथा संतुलन बनाए रखना, ठीक है। और अगर कमी की बात करें तो पैरालिसिस जैसी बीमारियां इससे हो जाती है, पैरालिसिस जैसी बीमारियां जाती है, पैरालिसिस जैसी बीमारियां इससे देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके कैल्शियम की। नेक्स्ट आता है आपकी कैल्शियम खनिज तत्व। नेक्स्ट आता है कैल्शियम। कैल्शियम का भी मुख्य रोल होता है आपकी बॉडी के अंदर। देखो किस तरीके से होता है, एक एक करके अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपके पास में कैल्शियम, Ca, कैल्शियम, ठीक है। इसकी बात करते हैं अपन कि मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। तो क्या क्या खाएंगे हम, दूध, दही, मक्खन, पनीर, ठीक है। स्रोत की बात कर लेते हैं, दूध, दही, मक्खन, पनीर, घी, वनस्पति घी, केला, मूंगफली, मूली, तिल्ली, अफीम दाना, अफीम का जो दाना निकलता है, पोस्ता जिसको बोलते हैं हाड़ोती में, ठीक है। ये सब खाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा। और अगर अपन बात करें इसके कार्य कौन कौन से हैं, तो दांत व हड्डियों को मजबूती प्रदान करना, दांत व हड्डियों को मजबूती प्रदान करना। रुधिर स्कंदन का काम भी इसका होता है, रुधिर स्कंदन में मदद करता है ये, ठीक है, रुधिर स्कंदन में मदद करता है। पेशीय संकुचन, पेशियों में जो संकुचन होता है उसमें भी कार्य करता है, पेशीय संकुचन में भी ये कार्य करता है। आगे अगर अपन बात करें अगर कमी हो जाए कैल्शियम की हमारी बॉडी के अंदर तो क्या क्या इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे कि दांत व हड्डियां कमजोर हो जाती है, दांत व हड्डियां कमजोर हो जाती है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर पैर जो होती है वो घुटने, जोड़े, ये सारी चीजें दर्द करने लग जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं आयोडीन। फोर्थ नंबर पे आपके पास में आता है आयोडीन। फोर्थ नंबर पे आता है आपके पास में आयोडीन। आयोडीन को आई से डिनोट करते हैं और इसको हिंदी में लिखते हैं आयोडीन, ठीक है। देखो यहां से बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके स्रोत की, ठीक है। स्रोत सभी प्रकार का जो नमक है, नमक खाने पर इसके स्रोत जो है आपको आयोडीन मिलेगा। दूसरी चीज क्या आती है, समुद्री मछलियां खाने पर, समुद्री शैवाल, सलजम,
और जमीकंद वगैरह या रतालू, जमीकंद, रतालू, इन सब से आपको क्या मिलेगा, आयोडीन मिलेगा। ठीक है। अगर मान लो इसके कार्य की बात करें अपन, तो कार्य आपकी थायराइड जो ग्रंथि होती है गले के अंदर, थायराइड, थायराइड ग्रंथि, ये क्या करती है, आपके थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्राव करती है, थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्राव करती है, थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्राव करती है। ठीक है ना, थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्राव करती है। अगर मान लो इसके अंदर सही तरीके से आयोडीन मिलता रहता है तो ये थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्राव करती रहती है। अगर नहीं मिल पाता है तो आपको कमी से रोग जो होगा वो क्या होगा, थायरोक्सिन हार्मोन जो कम निकलेगा तो इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा आपके पास में, गलगंड, गलगंड, या इसको हम बोलते हैं घेंगा, इसको घेंगा रोग भी बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं गोइटर, या इसी को हम बोलते हैं क्रिटिनिज्म, क्रिटिनिज्म। ठीक है, इतनी सारी बीमारियां आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, शारीरिक व मानसिक रूप से दुर्बल होना, शारीरिक व मानसिक रूप से दुर्बल होना। ठीक है, और इसके बाद में इसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे आपको, लक्षण दिखाई देंगे, गले में सूजन व थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, गले में सूजन व थायराइड ग्रंथि में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके आयरन की। आयरन आप सभी जानते हो, लोहा जिसको हम बोलते हैं, ये भी हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, लोहा, आयरन, एफी, इसको डिनोट करते हैं एफी, फेरम, इसका लैटिन नाम है फेरम, लैटिन नाम फेरम, फेरस, आयरन, ये सारे सारे इसी के नाम है। लोहे की बात करें तो इसके स्रोत कौन कौन से हैं, जितने भी हरे पत्तेदार सब्जियां होती है सबके अंदर क्या पाया जाता है, आपके लोहा पाया जाता है। फलीदार हरे पत्तेदार सब्जियां, चीकू, अनार, सेब, खजूर, बैंगन, ये सारी सारी चीजें खाओगे तो आपको क्या मिलेगा, लोहा मिलेगा। अगर हम बात करें इसके कार्य की, तो कार्य कौन कौन से हैं, तो शरीर में रक्त या हीमोग्लोबिन का निर्माण करना इसका काम होता है, शरीर में रक्त व हीमोग्लोबिन का निर्माण, हीमोग्लोबिन का निर्माण करना इसका मुख्य कार्य होता है। दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो पुरुषों में, पुरुष के अंदर प्रतिदिन, प्रतिदिन आवश्यक आयरन, आवश्यक आयरन कितना होना चाहिए, तो 20 से 25 ग्राम, डेली का हमें 20 से 25 ग्राम आयरन लेना चाहिए। ठीक है, जब आयरन की कमी हो जाती है तो गोलियां देता है डॉक्टर, सबको पता है। ठीक है, थर्ड नंबर पे बात करें तो महिलाओं के अंदर, महिलाओं के अंदर प्रतिदिन आवश्यक आयरन हमें लगभग लेना चाहिए 30 से 35 ग्राम, 30 से 35 ग्राम, क्योंकि उनके अंदर एक साइकिल चलता है, उस साइकिल में 30 डेज में बहुत सारा ब्लड वेस्टेज हो जाता है, इस वजह से उनके अंदर ब्लड की ज्यादा कमी देखने को मिलती है। गर्भवती महिलाओं की अगर अपन बात करें तो गर्भवती महिलाओं के अंदर आपको 40 से 50 ग्राम आयरन की प्रतिदिन लेना चाहिए। ठीक है, 40 से 50 ग्राम आयरन डेली का लेना चाहिए। अगर हम बात करें इसकी कमी, कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, एनीमिया, एनीमिया रोग हो जाएगा, जिसको आप रक्ताल्पता भी बोलते हो, रक्ताल्पता। ठीक है, और बेसिक चीज अपन इसमें से जान लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बेसिक चीजें हैं जो कि हमें याद रखना चाहिए। तो देखो यहाँ से एनीमिया हो गया, रक्त की कमी हो गई। अब बात करते हैं कि रक्त जो है किससे बनाता है, हीमोग्लोबिन, आयरन से बनाता है, और हीमोग्लोबिन इसमें रक्त में पाया जाता है। अब देखो यहाँ से रक्त से हीमोग्लोबिन बन रहा है। ठीक है, रक्त से क्या बन रहा है, हीमोग्लोबिन, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन जो है किससे बनता है, आयरन से बनता है। अब ये जो रक्त है आपकी बॉडी में से, फेफड़ों में से क्या लेके जाएगा, ऑक्सीजन लेके जाएगा यहाँ से। ठीक है, क्या लेके जाएगा, ऑक्सीजन लेके जाएगा, और इस ऑक्सीजन को मांसपेशियों में घुमाता हुआ और क्या कहाँ ले जाएगा, ये आपके ऊतक व कोशिकाओं के अंदर, ऊतक व कोशिकाओं में ले जाके इसको क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, इसको छोड़ देगा, और तो वहां से ऑक्सीजन को तो ये वहां पे आपके सेल्स के अंदर डाल देता है, जिससे क्या हो जाता है, वहां पे ऑक्सीकरण हो जाता है।
और आपको क्या मिल जाती है, वहां से एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, ग्लूकोज का यहाँ पे क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, ऑक्सीजन जब वहां पे जाता है। तो अब यहाँ से क्या हुआ, जो आपके ऊतक या कोशिकाओं के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हुई है, पहले से जब आपने ऑक्सीजन दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, वेस्टेज पदार्थ बना, तो इसको वापस क्या करता है, इसको छोड़ के और इसको पकड़ के वापस आता है और फेफड़ों के अंदर आपको CO2 को रिलीज कर दिया जाता है। और एक बार में हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को लेके जाता है। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। आगे अगर अपन बात करें मुख्य कार्य लोहा का या आयरन का क्या होता है, तो वो होता है आपके रक्त या ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, क्या किसका काम होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट आगे बात करते हैं आपसे सल्फर की। और सल्फर बहुत ही अच्छा खनिज तत्व है, जो कि जैसे आप सोच रहे होंगे कि सर हम वो खेतों में डालते हैं, वो तो नहीं है बेटा, वो नहीं है। ठीक है, ये है आपके अलग टाइप का सल्फर, वो आपके एक तरीके से जहरीला होता है, जो कि आपके फसलों को देता है, जिससे आपकी फसल अच्छी पैदावार होती है। आगे अपन बात करते हैं आपसे सल्फर की। सल्फर का सिंबल S होता है। और अगर अपन बात करें सल्फर से, तो खाद्य स्रोत कौन कौन सी चीजें खाएंगे, तो आपके स्रोत कौन कौन से हो जाएंगे जिससे आपको सल्फर मिल पाता है। तो आपसे दूध, सभी सब्जियां खाओगे तो आपको सल्फर मिलेगा, सारे के सारे अनाज खाने हैं, सभी फल खाने हैं, और उसके बाद में लहसुन और प्याज, इन दोनों के अंदर अच्छी खासी मात्रा में सल्फर पाया जाता है। आगे देखते हैं आपके कार्य, तो कार्य कौन कौन से हैं, तो रक्त परिसंचरण को संतुलन बनाए रखना, रक्त परिसंचरण को संतुलन बनाए रखना, यह मुख्य कार्य आपके सल्फर का होता है आपकी बॉडी के अंदर। अगर कमी हो जाए सल्फर की, तो क्या होगा, रक्त में संक्रमण हो जाएगा, रक्त में संक्रमण हो जाएगा। ठीक है, इन्फेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में चर्म रोग जैसी आपको परेशानियां उठानी पड़ सकती है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके फास्फोरस की। फास्फोरस की बात कर लेते हैं। फास्फोरस की बात कर लेते हैं, और फास्फोरस है आपके पास में, फास्फोरस को पी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये दूध, हरी सब्जियां, फल व अनाज सभी के अंदर पाया जाता है। कार्य की अगर अपन बात करें, तो कैल्शियम के साथ हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। कैल्शियम के साथ हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान कौन करता है, आपके फास्फोरस करता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो फटाफट से इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और फटाफट से कर दीजिए सभी ग्रुप के अंदर शेयर, और कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों अगर आप जो है इस चैनल पर नए हो, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन है उसको प्रेस कर ले, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अपन नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।